और कोटपुतली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा गया है। शराब की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी शराब तस्कर मौके से फरार हैं। पुलिस ने ट्रक और शराब दोनों को जब्त कर लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम शराब के कार्टन यहां पर रखे गए हैं और बाजार में इसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब पर कोटपुतली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक और शराब दोनों को जब्त कर लिया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। हीरालाल संवाददाता कोटपुतली हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या किसी दूसरे राज्य में शराब ले जाई जा रही थी तस्करी करके? आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि क्षेत्र में इन दिनों पंचायती राज चुनाव आयोजित होने हैं। चुनाव को लेकर किसी प्रकार की धांधली व शराब बटने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा इलाके में गश्त व नाकाबंदी भी की जा रही है। इसके अलावा वाहनों की नियमित चेक। पहली कार्रवाई पुलिस ने कंवरपुरा गांव के पास की है, जहां पानी की बोतलों की आड़ में तस्करी कर ले जाई जा रही शराब पकड़ी है। तस्कर जो ट्रक में सवार जो तस्कर थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गए। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई है जो बालाका नांगल में की है, जहां कार में रखी 10 पेटियां शराब की जब्त की है। यहाँ भी जो आरोपी था वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल हो गया था। पुलिस ट्रक और कार को जब्त करके पूरे मामले की जांच कर रही है। जब तक आरोपी पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये खुलासा नहीं हो पा रहा कि शराब कहां से कहां जा रही थी। हालांकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह चुनावों में जो शराब बटनी थी कहीं ना कहीं ये तार उससे ना जुड़े हो। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्रीगंगानगर में सरपंचों का टंकी पर हल्ला बोल। विकास अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे। विकास कार्यों की एसीबी से जांच करवाने की भी मांग की जा रही है। कल शाम से टंकी पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम 4 बजे से सरपंचों का यह प्रदर्शन जारी है। रात भर प्रशासन ने समझाइश की कोशिश की। मांगों को लेकर सरपंचों ने धरना शुरू किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, क्या अभी भी समझाइश का दौर जारी है? क्या कुछ कहना है प्रशासन का और सरपंचों का? देखिए आसिफ जी, समझाइश का दौर लगातार जारी है। कल शाम को 4 बजे जैसे ही एक सरपंच, एक वार्ड पंच और 3 अन्य सरपंच प्रतिनिधि, टोटल 5 लोग शिवबाड़ी स्थित ओवरहेड टैंक पर चढ़े थे। जब से ही लगातार समझाइश की जा रही है। एवं देर रात 12-1 बजे तक भी समझाइश का दौर लगातार जारी रहा। न केवल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बल्कि वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायकों के द्वारा भी इन सरपंचों से समझाइश की जा रही है कि वो टंकी से नीचे उतरे और आगे टेबल पर अगर बात करें जो भी उनको समस्या हो। लेकिन सरपंच हैं कि जो टंकी पर चढ़े हुए हैं, ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनका साफ साफ मांग है कि जब तक सूरतगढ़ के विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी को यहाँ से चलता नहीं किया जाता और उनके द्वारा किए गए, उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के एसीबी के द्वारा जांच के लिए ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वो टंकी से नहीं उतरेंगे। इतना ही नहीं आसिफ जी, इन सरपंचों के समर्थन में जो टंकी पर चढ़े हुए हैं, अन्य समर्थन में अन्य लोग और अन्य सरपंच भी आ गए। उन्होंने भी देर रात ओवरहेड टैंक के नीचे ही धरना लगा दिया। पूरी रात ये धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि मौके पर पूरी रात पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन फिलहाल पुलिस का समझाइश का दौर लगातार जारी है। और जो टंकी पर चढ़े हुए 5 लोग हैं, उनकी जो सप्लाई थी, फूड सप्लाई है, वाटर सप्लाई है। अशोक, आपने बताया कि दूसरे सरपंच भी इनके पक्ष में आकर वहां पर खड़े हो गए हैं। मांगे प्रमुख क्या हैं जिनको लेकर ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है? देखिए, 2 ही प्रमुख मांगे हैं इनकी, टंकी पर चढ़े हुए सरपंचों की और जो इनके समर्थन में जो धरना दे रहे हैं नीचे सरपंचों की। एक तो सूरतगढ़ का विकास अधिकारी है अभिमन्यु चौधरी, उसको हटाने की प्रमुख मांग इनकी की जा रही है। उनका कहना है कि बीडीओ अभिमन्यु चौधरी के कार्यकाल के दौरान जितने भी विकास कार्य पंचायत समिति में हुए हैं उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। उन विकास कार्यों की एसीबी के द्वारा जांच की जाए। इतना ही नहीं, कल इन सरपंचों ने टंकी पर चढ़ने से पहले, चूंकि कल प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला सूरतगढ़ में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ले रहे थे, उन्होंने
समय पहले उनको ज्ञापन दिया, लेकिन जब सरपंचों को लगा कि प्रभारी मंत्री के द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, इस मामले को लेकर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कोई खास तवज्जो नहीं दिए, तब जाकर ये सरपंच वहां से बड़ी स्थित ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए और लगभग अब 16 से 17 घंटे का समय बीत चुका है। पूरी रात इन सरपंचों ने टंकी पर ही गुजारी है। पिछले 1.5 महीने से ये सरपंच है जो पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भी धरना दे रहे हैं, बीडीओ अभिमन्यु चौधरी के खिलाफ उसको हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं और अभी इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं हो जाता, बीडीओ अभिमन्यु चौधरी को चलता नहीं किया जाता, तब तक वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। जी अशोक, प्रशासन के अलावा क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए पहुंचा? किसी तरीके का आश्वासन इन्हें मिला? स्टेज पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब बात बनती हुई नहीं दिखी तो सूरतगढ़ के नवनियुक्त एसडीएम कपिल यादव वहां पहुंचे, सीओ सिटी वहां पर वहां पहुंचे। इसके बाद जो वहां के भाजपा विधायक है राम प्रताप कासनिया वो वहां पहुंचे। तो ओवरऑल लगभग अब जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से समझाइश कर लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इस मामले को लेकर अपडेट कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ये सरपंच मानेंगे और इनको टंकी से उतारा जाए। लेकिन फिलहाल मौके पर लोगों की भीड़ जमा है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, समझाइश के दौर लगातार जारी है, लेकिन सरपंच है कि जब तक उनकी मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक नीचे उतरने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया है। अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में अस्पताल की लापरवाही देखने को मिली। आरबीएम अस्पताल में लापरवाही हुई। अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, मरीज को ऑटो से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया गया। जिले के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम की बदहाल स्थिति बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो को इमरजेंसी तक लिया और उसके बाद मरीज का इलाज शुरू हुआ। अस्पताल में तैनात गार्डों ने भी ऑटो को नहीं रोका। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं होने के कारण मरीज और मरीज के परिजन अंदर परेशान होते रहे। ऑटो ले जाने के बाद ओपीडी वार्ड 53 में अब मरीज का इलाज शुरू हो गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्ड के अंदर तक ऑटो गया है। ऐसी तस्वीरें आप भी शायद पहली बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड तक ये ऑटो गया है, क्योंकि अंदर ले जाने के लिए, बाहर से लाने के लिए स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा ऑटो को अंदर आना पड़ा और उसके बाद में इस मरीज का इलाज शुरू हुआ। चूंकि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर जानते थे कि मरीज की जान संकट में है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर नहीं है, तो गार्ड ने भी ऑटो को अंदर आने से नहीं रोका। एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ से फोन किया था, वहाँ कोई बाहर नहीं पहुँचा था। फिर हम टेम्पो से उन्हें यहीं को लेकर आए। अस्पताल के बाहर आपको स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं। तो फिर अंदर मरीज को कैसे लेके आए? टेम्पो से लेके आए। एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल के कार से, लेने के लिए फ़ोन किया था, स्ट्रेचर कोई आया नहीं था। फिर हमने टेम्पो किया था, टेम्पो से बैठा के अंदर तक ले गए थे, लेके नहीं दवाई गोली कराया था और इसके ट्रीटमेंट चालू करवाया था। नहीं, आपको अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपने टेम्पू से ही अंदर लेके आ गए? टेम्पू से ही अंदर लेके आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, ये जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, शायद पहली बार टीवी पर इस तरह की तस्वीरें चली हैं कि एक ऑटो मरीज को लेकर सीधा वार्ड तक पहुंचता है। ये आलम है सरकारी अस्पताल का, जो कि सबसे बड़ी अस्पताल होने का दावा करती है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, लगातार आरबीएम जो अस्पताल है वो अपनी लापरवाही के चलते हमेशा चर्चाओं में रहा है, लेकिन देर रात एक ऐसा मामला देखने को मिला कि परिजनों को, जो घायल युवक था उसको परिजन लेकर के आए अस्पताल में और उनको स्ट्रेचर नहीं मिला, तो वो अपने निजी ऑटो से लेकर के आए। उन्होंने ऑटो को ही बाढ़ तक पहुंचाया और बाढ़ में मरीज का फिर जो है उसको पहुंचाया। वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ था उसने उसका इलाज किया। दरअसल ये मामला पूरा इस तरह था कि दो लोग थे जो मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक कार से उनके जो बाइक है वो टकरा गई और दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। जिनको उनके परिजन थे वो आरबीएम अस्पताल लेकर के पहुंचे, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। लोगों को लगता है कि यहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, यहाँ बेहतर इलाज मिलता है, इसलिए लोग यहाँ संभाग
राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो आरबीएम अस्पताल पहुंचे तो सारी व्यवस्थाओं का जो व्यवस्थाएं थी अस्पताल की, उनकी पोल खुल गई, उनको स्ट्रेचर नहीं मिला तो वो ऑटो को ही अंदर लेकर के चले गए। और अंदर जो है जैसे ही पहुंचे हुआ गार्ड थे तो गार्ड जो है उनकी मान्यता रही कि उन्होंने ऑटो को नहीं रोका और जिद नहीं की, उनको अंदर जाने दिया। जब अंदर पहुंच गया उसके बाद मरीज का जो घायल युवक था उसका इलाज जारी किया। 2 लोग थे, दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया था। एक की हालत गंभीर होने पर जो है अब परिजनों का आरोप है कि जो नर्सिंग स्टाफ था उसने ये कहा था कि इसकी हालत सीरियस है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको निजी अस्पताल में ले जाइए। तो एक जो दूसरा युवक था उसको वो उसी ऑटो से जो है दूसरे निजी अस्पताल लेकर के गए और एक जो युवक था जिसकी हालत ठीक थी लगभग, उसका इलाज जो है अभी आरबीएम अस्पताल में जारी है। ऐसे में आरबीएम अस्पताल के जो व्यवस्था है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। राज्य मंत्री, चिकित्सा राज्य मंत्री हैं, वो भी अस्पताल को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं। उन सभी दावों की पोल जो है वो रात को खुल करके सामने आ गई कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, किस तरह से हालात देखे जाते हैं। पहले भी एक मामला देखा गया था जिसकी न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी कि रात में मरीज आते हैं, उनको स्टेशन नहीं मिलता है, हाथ पर जी। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले की सुनवाई आज है। हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में सुनवाई होगी। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से यह मामला जुड़ा हुआ है। आज ईडी की ओर से एएसजी राज दीपक रस्तोगी बहस करेंगे। वाड्रा के अधिवक्ता पूर्व में बहस पूरी कर चुके हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा से यह मामला जुड़ा हुआ है। आज हाईकोर्ट में उनको लेकर बहस होनी है। वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई है। पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में यह सुनवाई होगी। और फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई। हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सलमान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन पेश की गई पिटीशन पर यह सुनवाई होगी। पूर्व में कोर्ट ने मामले में अधीनस्थ न्यायालय में मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी। और अब बात गांव की सरकार की करते हैं। 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर, जोधपुर, दौसा में पोलिंग पार्टियां फाइनल ट्रेनिंग के बाद रवाना हो रही हैं। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में 26 अगस्त को मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। गृह विभाग को ये निर्देश दिए गए। चुनाव प्रचार के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था हो। एडीजी कानून और व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव ने आश्वस्त किया। पंचायत चुनाव में पुलिस और कानून एक व्यवस्था के तहत पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। चुनाव सुरक्षित और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे। जयपुर में चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां ट्रेनिंग के बाद रवाना हो रही हैं। जुड़ रहे हैं, सर्कल चुनाव हैं, कितने तैयार हैं आप? पूर्ण रूप से तैयार है। जैसे आपने देखा है कि हमने इस बार भी, जैसे पिछली बार की बात है, इस बार भी नया एक विचार प्रस्तुत किया था कि कोई टेंट आदि न लगा के सिर्फ पुलिस पर्सनल के लिए और गाड़ियों के लिए ही एक छोटा टेंट लगाया गया। बाकी हम सारी पोलिंग पार्टीज को कमरे से ही कर रहे हैं और उनको सामान एक ही जगह उनके सीट पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि वो इधर उधर
आदमी अपने सामान के लिए पोलिंग पार्टीज भटके नहीं। कांटे का मुकाबला है बहुत, यानी कि जोर लगा रहे हैं उम्मीदवार। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए तैयारी क्या है आपकी ग्राउंड पर? बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन के लिए करीबन 3,500 की हमारे पास पुलिस फोर्स कल और परसों प्राप्त हो गई थी, जो फील्ड में भेज दी गई है। जैसा आपको पता है कि हर बूथ पर 2 पुलिस पर्सनल तो अभी पोलिंग पार्टी के साथ ही भिजवाए जा रहे हैं। एक पोलिंग बिल्डिंग में 1-3 का एक्स्ट्रा जाब्ता है, उसके साथ जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है उसमें 1-4 का जाब्ता और लगाया गया है। हर 3 बिल्डिंग पर लगभग एक सेक्टर मजिस्ट्रेट है 2-3 पंचायतों के बीच में, जिनमें एक मोबाइल पार्टी रहेगी जिसमें 1-4 का जाब्ता उनके साथ मोबाइल पार्टी पुलिस की रहेगी, उसके में रहेगा। उसके बाद एरिया मजिस्ट्रेट हैं जिनके साथ में एडिशनल एसपी डीवाईएसपी होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक पोलिंग बिल्डिंग में करीबन 30 व्यक्तियों का पुलिस जाब्ता उपलब्ध रहेगा। इसलिए निष्पक्ष और निडर होकर वो चुनाव आदमी अपना मतदान कर सकता है। कोई भी जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको डरने की आवश्यकता नहीं और वो बाहर आकर अपना मतदान करे, बिल्कुल निष्पक्षता से मतदान करवाया जाएगा। मतदान के दौरान धन बल बाहुबल को रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम रहेंगे, किस तरह निगाह है चौकस है आप लोगों की? ये जैसे बताया ना मैंने कि काफी पुलिस फोर्स हमने लगाई है और ड्यूरिंग जो घर 5-5 आदमी जाके ही सुमित, जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिला कलेक्टर साहब, पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं, किस तरह तैयार है आप चुनाव के लिए? बिल्कुल हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। जैसा आपने स्वयं यहाँ घूमकर देखा होगा, मैं तीनों बिल्डिंग में जाके आया हूँ और लोग अपने कमरों से ही रवाना हो रहे हैं। आपने देखा कि पहला फेज रवाना हो भी चुका है। हमने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूर्ण ध्यान रखा गया है यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं। प्लस हमने ई रिक्शा इस बार ये व्यवस्था की है क्योंकि दोनों जगह पर करीबन 200-300 मीटर का स्थान है जहाँ पर लोगों को सामान लेके जाना पड़ता है। तो हमने करीब 50 ई रिक्शा इसमें इन्वॉल्व किए हैं। जो हमने बचत बाहर के लिए की थी उसको कुछ हद तक इसमें यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों को सुविधा रहे और किसी प्रकार का इनको तकलीफ नहीं आए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए क्या करें? धन बल बाहुबल रोकने के लिए मतदान के दौरान आप लोग किस तरह से सावचेत रहेंगे, सतर्कता बरतेंगे? ये जैसा आपको विदित ही है कि करीबन 3,500 के करीब पुलिस फोर्स अन्य जिलों से हमारे पास प्राप्त हो गई थी और उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। हर पोलिंग बूथ पर 2 पुलिस पर्सनल यहाँ से साथ ही जा रहे हैं। हर बिल्डिंग में 1-3 का जाब्ता अलग से रहेगा और हर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पर 1-4 का जाब्ता रहेगा। हर 3 बिल्डिंग्स पर लगभग जयपुर जिले की 163 पंचायत समिति सदस्य और 18 जिला परिषद सदस्यों के लिए कल सुबह मतदान होगा। पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं, हौसले बुलंद हैं, सबने वैक्सीन लगवाई है। कितना तैयार है आप चुनाव के लिए? पूरा तैयार है, पूरा तैयार है। हाँ, हम पूरे तैयार है, पूरे टीम से तैयार है। हम टीके लगवा के सब तैयार है, कोरोना का कोई डर नहीं है। हम निष्फिक्र हम चुनाव के लिए मतदान करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इस बार नया क्या है? 2 ईवीएम रहेगी आप लोगों के पास में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? नहीं, अब की बार अच्छी ट्रेनिंग दी गई और हमें मतलब हर प्रकार से ये चीज बताई गई कि आपको अच्छे चुनाव कराना। हम भी 100% ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम चुनाव अच्छी तरह से करवाएं सर। हर ईवीएम 2 दी गई है। जिला परिषद की पंचायत समिति उसके अंदर हमने पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है और जोर शोर से अच्छे मतलब एक्टिव होकर हम जा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी वहाँ पे चुनावों के अंदर। आपके लिए खास क्या है इस चुनाव में? मतदान दल संख्या में कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2 अगर जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव हो रहे हैं इनमें अलग अलग पहचान के लिए जिला परिषद के लिए नीली पर्ची है और पंचायत समिति के लिए पीली पर्ची प्रयोग में ली गई है। तो चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में कल वोटिंग होगी सुबह। जो पोस्टल बैलेट है उसके लिए मतदान भी चल रहा है इस वक्त यहाँ पर जयपुर में। अच्छा भाई साहब, वोट तो कल सुबह पड़ेंगे, आपने तो अभी से शुरुआत कर रखी है। इसकी ये व्यवस्था की जाती है कि जो मतदान दल कर्मी प्रथम प्रशिक्षण लेते हैं उस समय हम इनसे आवेदन पत्र भरवा लेते हैं और उसके अलावा जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनको हम विभाग से पहले से ही आवेदन पत्र भरवा करके मंगवा लेते हैं और उस आवेदन पत्र के आधार पर हम उनका वोट तैयार करके और आज यहाँ पर रवानगी स्थल पर उनको वोट उपलब्ध करवा देते हैं और वो वोट यहीं पर कास्ट कर जाते हैं और ये वोट कास्ट होकर के और मतगणना में पहुंचेंगे जिस समय। तो चरण वाइज हम ये अपना वोट उनका पहले ही तैयार करके और उनको रवानगी स्थल पर ही भिजवा देते हैं। अभी तक कितने वोट डल चुके हैं आपके पोस्टल बैलेट के द्वारा? अप्रोक्स हमारे यहाँ पर अभी 15-20 के करीबन वोट डल चुके हैं। पुलिस कर्मियों के हमारे लगभग 140 वोट तैयार हुए थे प्रथम चरण से संबंधित और मतदान दल कर्मियों के चूंकि एक दूसरे चरण में ड्यूटी लगती है इसलिए जो इस चरण से संबंधित रहने वाले हैं और इसी चरण में उसका वोट में ड्यूटी है उनके हमने मतदान दल कर्मियों के बनाए थे
उनको हमने उपलब्ध करवाती हैं और वो भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो वोट पड़ रहे हैं पोस्टल बैलेट, और ये जब मतगणना होगी तो संबंधित उम्मीदवार के खाते में जुड़ जाएंगे, इसलिए सारा प्रोसेस जो है यहाँ पहले से ही चल रहा है। ये ईवीएम है, अगर किसी भी कर्मचारी को जो मतगणना में मतदान में लगा हुआ है उसको कंफ्यूजन है तो उसको अभी भी आखिरी वक्त तक समझाया जा रहा है। भाई साहब ये क्या सिखा रहे हैं आप इनको? सर ईवीएम में कहीं कोई अगर अभी भी समझ में नहीं आया कैसे सीलिंग करनी है, किस तरह से सीआरसी प्रोसेस करने हैं, अगर इस तरह कोई भी समस्या है तो उसके बारे में हम जानकारी अभी भी दे रहे हैं। बाकी सभी मतदान कर्मियों को अच्छे से ट्रेंड कर दिया गया है, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन का समाधान करने के लिए सेल एकत्रित की है। तो जयपुर का जो जिला प्रशासन है उसकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो रवाना हो रहे हैं। आखिरी जत्था यहाँ से जो है वो रवाना होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में सरकार की कोशिश यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न हो जाए और मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो। और पहले चरण का जो मतदान है कल सुबह शुरू होगा, शाम को खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो व्यवस्थाएं की गई थी ये कितनी कामयाब रही। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जोधपुर में भी पोलिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग के बाद पोलिंग ऑफिसर्स को रवाना किया जा रहा है। कार्मिक आ चुके हैं, इनको टीए बिल का वितरण हो चुका है। जो स्टोर की सामग्री है वो यहीं पर उनको टेबल पर ही दी जाएगी। उसके बाद ईवीएम जो है वो आरओ साहब द्वारा तैयार की हुई है, वो भी यहीं टेबल पे ही इन पीआरओज को दी जाएगी। जी, कोरोना गाइडलाइन के लिए इन सबको सामान के साथ में जो बड़ी बोतल 2 बोतल अपने सैनिटाइजर दिया जा रहा है, इनको ग्लव्स वगैरह जो है वो साथ में सामग्री के साथ दिए जा रहे हैं। और पूरी ट्रेनिंग जो हुई थी उनमें किस तरह से गाइडलाइन जो भी गाइडलाइन आई है उसकी पूरी प्रशिक्षण जो है वो पीआरओ को और जो पीओ फर्स्ट है उनको दी जा चुकी है। उसके अलावा जो बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर है हर जगह पर, उनको भी कोरोना गाइडलाइन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि उनको बूथ के बाहर किस तरह से गोले बनाकर वो बीएलओ तैयार रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण का मतदान दल रवाना हो रहे हैं। पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम मतदान दल जो हैं वो यहाँ पे रवाना होंगे। बहरहाल सभी की ट्रेनिंग सेशन लगभग पूरा हो चुका है। आज करीब 4 टुकड़ों में 4 चरण में 2-2 जो पोलिंग बूथ हैं वो रवाना होंगे और पूरी प्रशासन की तैयारियां हैं। बहरहाल तमाम जो कर्मचारी जो मतदान दल में तैनात होंगे उनको बताया जा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी। हमारे साथ नेहरा साहब मौजूद हैं। नेहरा साहब, कितने पहले चरण चुनाव होना है और क्या व्यवस्था है? ये आज प्रथम चरण का चुनाव है जिसमें 7 पंचायत समितियों के लिए मतदान दल जाएंगे। उसका फर्स्ट फेज में अभी 4 पंचायत समितियों के मतदान दल रवाना हो रहे हैं, जिसमें जो दूर स्थित पंचायत समितियां हैं, बाप, घंटियाली, ये 2 पंचायत समितियों के मतदान दल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और फलोदी और रोसियाँ, उन दोनों के मतदान दल है वो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हो रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट में करीब अगले 1 घंटे में इन मतदान दलों की रवानगी प्रशिक्षण के पश्चात होगी। और दूसरे चरण में 3 पंचायत समितियां जो बची हुई है, मंडोर, केरू और तिमरी, इनके मतदान दल है वो आज रवाना होंगे। तो सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है पहले चरण को लेकर? जिला परिषद पंचायत समिति का ये प्रथम चरण का मतदान जो कल होना है 26 तारीख को, उसके लिए पूरे ग्रामीण जिले में करीब 3200 साढ़े 3200 का जाब्ता रिपोर्ट किया हमने। प्रत्येक पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे सुपरवाइजरी अधिकारी रिपोर्ट किए, उनके साथ भी 1-4 का जाब्ता। प्रत्येक बूथ पे 2-2 जवान, प्रत्येक ग्राम पंचायत लोकेशन वाइज 1-4 का जाब्ता लगाया। हाइपर सेंसिटिव पे भी 1-4 का जाब्ता और पंचायत समिति रिजर्व भी रखे हमने 30 का जाब्ता। एसपी रिजर्व और अतिरिक्त में 25-25 के 3 अतिरिक्त में रिजर्व रखे हैं। एडिशनल एसपी के रूप में 2 अधिकारी पूरे एरिया को 5 पंचायत समिति एरिया को हाफ हाफ में बांट के उसको गवर्न करेंगे। कुल मिला के हमारी पुलिस की प्रबंध है जो बहुत चाक चौबंद है और किसी भी तरीके से कोई कानून व्यवस्था है पूर्णतः मेंटेन रखेंगे। कितने अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान दल है? कितने संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान है, उसकी क्या तैयारी है?
संवेदनशील प्रत्येक पंचायत समिति वाइज किसी में 10 है, किसी में 15 है, अलग अलग है। तो उस हाइपर सेंसिटिव जो मतदान केंद्र है उस पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया हमने 1-4 का। उसमें 2 आर्म्ड भी है और प्लस वहाँ पर मोबाइल पार्टी और सुपरवाइजरी अधिकारी वो भी लगातार राउंड लेते रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। बहरहाल मतदान दल रवाना हो रहे हैं, पहले चरण का मतदान यहाँ पे होना है और ऐसे में जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने अपने पोलिंग पे जाने को तैयार हैं और उनकी पहले चरण की पूरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आज शाम 5 बजे तक तमाम जो मतदान दल हैं वो अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुँच जाएंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। ब्रेक के बाद देखेंगे चुनाव में चप्पे चप्पे पर नजर।